सीधे चलते हैं, जनरल विक्रम सिंह साहब जो है पूर्व सेना प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, इस परिस्थिति में सेना के पास एसओपी जिसको कहते हैं वो क्या होता है? आपने भी अपने समय में इस ढंग की चीजें देखी होंगी। देखिए, जो हालात है इस वक्त थोड़ा गंभीर है और आप मुझे एसओपी पूछ रहे हैं। मैं शायद अगर मुझे आप वक्त दें तो मैं थोड़ा जी वक्त है सर, वक्त है सर। सुनिए, ऐसे है कि देखिए, ये तकरीबन 45 साल के बाद में ऐसा हादसा हुआ है जिसके अंदर के खून खराबा हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि गोलियां नहीं चली हैं, ये पत्थरों से और लाठियों से जो वार किए गए हैं दोनों तरफ से। इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे जवान हैं, हालांकि हमारे जवान भी गए हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर गए हैं और मैं शुरू में ही उनको सैल्यूट करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को, उनकी बटालियन को मैं अपनी सहानुभूति, अपने कॉन्डोलेंसेस पे करता हूं। ये बड़ी एक दर्दनाक घटना है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको इतना भी बता दूं कि जो खबर आई है निकल के चीन से, उनके जो, हालांकि उन्होंने अभी डिसोन किया है, उन्होंने पहले बताया था उनके 5 जवान मरे हैं, तो ये दर्शाता है कि जो हमारी कार्रवाई थी हमारे जवानों की टेक्निकल लेवल के ऊपर, ये बहुत ही मैं कहूंगा जो हमारे एक दस्तूर है लड़ने का जज्बे के साथ, वो हमारे जवानों ने दिखाया है। पहली बात तो ये है। ये बड़ा दर्दनाक घटना है, इट इज वेरी सैड कि एक कमांडिंग ऑफिसर चले गए हैं, लेकिन ये भी दर्शाता है कि कमांडिंग ऑफिसर आगे से लीड कर रहे थे। देखिए, बटालियन जो है एक परिवार होता है कमांडिंग ऑफिसर के लिए, और एक कमांडिंग ऑफिसर, उसके नीचे जो 800-900 एक जवान जो होते हैं, वो उनके अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है। तो ये यही दिखाता है कि कमांडिंग ऑफिसर सबसे आगे थे और उन्होंने अपने ऊपर वार लिया है। उनके साथ में 2 जवान भी, एक हवलदार, एक सिपाही भी गया है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये एक जो मोड़ अभी आया है, इसके अंदर अभी इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये है, ये दर्शाता है, और आज साथ में जो उनकी जो आर्मी की जो वेस्टर्न जो आर्मी हमारे सामने लगी हुई है, उनके हेडक्वार्टर से जो एक अभी बयान निकला है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि गलवान की जो घाटी है वो हमेशा उनकी रही है। दूसरी बात, अगर आप देखते हैं रात को जो घटना हुई है उसके अंदर जो स्टेटमेंट आई, उसके अंदर चीन ने कहा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जवान हैं, वो चीन के अंदर गए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चीन अपना जो उनका एक नजरिया है गलवान घाटी की तरफ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो पहली बात तो यह है कि हमें जो उनका स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है, जो कि उनके जो राजदूत हैं, जो एनवॉय हैं, उनके दिल्ली के अंदर कह रहे थे कि हाथी और ड्रैगन इकट्ठे डांस कर सकते हैं, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर से हम सुन रहे थे कि इसको हम एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे। वो सब झूठ है, वो एक फरेब है। हमें टेक्निकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर पूरा गार्ड करना पड़ेगा, चौकन्ना रहने पड़ेगा। और आज हमारे में ताकत है, हम आंखों में आंखें देख के उसको जवाब दे सकते हैं चीन को। तो लेकिन क्या कार्रवाई करनी है? टेक्निकल लेवल के ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो कार्रवाई है वो अब जो है एक पॉलिटिको मिलिट्री डोमेन के अंदर ये किस्सा आ चुका है, तो डिसीजन यकीनन जो है पॉलिटिकल लेवल से आएगी। जनरल साहब, मेरा एक सवाल है, अब बाकी हमारे साथी भी पूछेंगे। मेरा एक सवाल है, सामरिक रूप से ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है? हमने वहाँ पे जो रोड बनाई है, हमने वहाँ पे जो अपने जहाज उतारे हैं, और हम जो हाइट पे हैं, उससे क्या लगता है कि चाइना जो है थोड़े वो दबा हुआ है कि वो चाहता है कि भारत जो है अच्छा पोजीशन यहाँ पे गेन ना कर सके? देखिए, ये ना जो ये सड़क, गलवान घाटी की जो सड़क है, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है। ये रोड जो है ये निहायत जरूरी है हमारे लिए। जो हमारे दस्ते लगे हुए हैं, हमारी जो सेना लगी हुई है नॉर्दर्न एरिया के अंदर, डीबीओ के इलाके के अंदर, तो ये सड़क जो है दरबुक, श्योक और डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी की जो सड़क है, ये 255 किलोमीटर की, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है। इसका हमारे पास में होना निहायत जरूरी है। और चीन ने ये कार्रवाई की है, लेकिन अभी हमने देखना है ये चीन ने किया क्यों है, क्योंकि जब हमें उसका पता चलेगा तो हम देखेंगे उनका नजरिया क्या होगा। देखिए, जो बयान आए हैं इनके अभी आर्मी से, जो उनकी कमांड है, वेस्टर्न कमांड, उससे उन्होंने बोला है कि ये उनका इलाका था। और ये कार्रवाई जो की है, जहां तक मैं समझता हूं, ये एक डिफ्लेक्ट करने के लिए, जो अटेंशन है चीन के अंदर, जो उनकी आवाम है, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए। क्योंकि देखिए, जी जिनपिंग ठीक है, एक बहुत
उभर के एक बड़े तगड़े लीडर आए, लेकिन इनकी जो गवर्नेंस है उसके अंदर काफी इनएडिक्वेसीज, काफी शॉर्टफॉल्स रहे हैं। और वो क्या है, देखिए जो उनकी इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है, जॉबलेसनेस है। आप देखिए उनके जो रिलेशनशिप है सबके साथ में खराब है। उनके जो ये जो BRI जो उनका इनिशिएटिव है, बॉर्डर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये 137 कंट्रीज जो है वहां पे खत्म हो चुका है। वहां चीनियों का भी जाया नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ ये जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके कारण। तो आपको पता है आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में क्या हो रहा है, ताइवान के साथ में क्या हो रहा है, हांगकांग के साथ में क्या हो रहा है। इस वक्त जो हालात चीन के अंदर हैं वो बहुत ही नाजुक हैं शी जिनपिंग के लिए। ये और चीन ने, आपने देखा होगा, ऐसे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स जो है इंटरनेशनल अरीना के अंदर इस्तेमाल किए हैं और पहले करता है। चीन इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल करता है। पहले वो इंड्यूस करता है, वो देता है लोन या कुछ और करेगा, जब वो बात नहीं बनती है तो आर्म ट्विस्टिंग करता है, क्वेश्चन करता है। तो ये उसका नजरिया देखते हुए जो कार्रवाई उसने की है, ये अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सर, आपसे एक सवाल है सर। आपने इसके पहले जो जवाब दिया कि अभी तक जो हुआ है उसमें जो बातचीत है वो काम नहीं आई है, तो बातचीत हम लगातार देख रहे हैं। अभी जो इनकर्जन हुआ उसके बाद भी कहा गया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये मुद्दा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो ये खबर आई है जहां पर हमारे एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल मारे गए हैं और 2 और सैनिक भी हैं, वो भी उन्होंने भी शहादत दी है, आप अब क्या कहेंगे? क्या बातचीत का वक्त आप समझते हैं कि निकल गया? देखिए मैडम, जो एक वॉर है ना, वॉर फाइटिंग, उसे रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये वीडियो गेम नहीं है कि जो हम बचपन में खेलते हैं। और देखिए जब जब जंग लड़ती है तो जंग लड़ी जाती है देश के जो इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। देश का इंटरेस्ट जो है हमने क्या है इस वक्त, वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। और फोर्स का जो इस्तेमाल है, जब एस्केलेट करते हैं तो 5-6 मुद्दे होते हैं जिन्हें देखा जाता है। वो है प्रोपोर्शनैलिटी, रैशनैलिटी, जस्ट कॉज, राइट इंटेंशन, चांसेस ऑफ सक्सेस, लेजिटिमेसी। ये सब चीजें हैं, जरूर हैं, लेकिन सबसे अहमियत जो चीज रखता है वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन ली जाएगी नेशनल लेवल के ऊपर। और देखिए जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी, ये वहां के हमारे जो राजदूत रहे हैं, वहां पे एम्बेसडर रहे हैं चीन के अंदर, ये पूरा जानते हैं। जब मैं चीफ था मेरे को कई बार आके मिले हैं वहां से, चीन से आके, और ये चीन का फर्स्ट क्लास इनको तजर्बा है। इसी प्रकार से जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है, तो पॉलिटिको मिलिट्री डोमेन के अंदर अगर हमारे चीफ साहब जो हैं वो जानते हैं, ईस्टर्न उन्होंने आर्मी कमांड की है, तो सब ये जानते हैं कि किस प्रकार से इसको हैंडल करना है। हाँ, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इस वक्त गुस्सा है, रोष है, यकीनन होना चाहिए और एक बहुत जरूरी है। काफी रंज है जो हमारे नीचे जूनियर ऑफिसर्स हैं, मैं देख रहा हूं। क्या आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने जो अभी बोला है उस पर ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो बातचीत कूटनीतिक स्तर पर होगी, आपको लगता है कि वो उससे ग्राउंड पर काफी मदद मिल सकती है? क्योंकि काफी ये उकसावे वाला काम है जो हुआ है, जिस तरह से हमारे सेना के ऑफिशियल्स की शहादत हुई है, लेकिन क्या अभी भी बातचीत जो है उससे काफी मदद मिल सकती है ग्राउंड पर? बिल्कुल, बातचीत से हल होगा इसका। देखिए, एवरी सिचुएशन ऑन द बॉर्डर इज नॉट अ नेल दैट हैमर इज द आंसर। ये मैंने कई बार पहले कहा है। देखिए, हर जो ऐसा प्रॉब्लम आता है वो एक कील नहीं है कि सिर्फ हथौड़ी का इस्तेमाल करना है, वो डायलॉग से भी उसको सुलझाया जा सकता है। और देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है आज मीडिया में और देश के अंदर जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जज्बा है उनके अंदर, मैं ठीक समझता हूँ, नेशनलिज्म जो है एक डिफरेंट बॉल गेम है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो आप देख रहे हैं वातावरण वो अलग है, उसके अंदर गोलामारी चलती है, उसके बाद हमने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक्स चलती हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो वहां के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बने हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप के निगरानी के अंदर बने हैं। चाहे वो 1993 की आप ले रहे हैं अग्रीमेंट, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, चाहे वो 1996 2005 की प्रोटोकॉल्स या आप बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2013 का ले रहे हैं, ये सब जो पॉलिटिकल लीडरशिप का उससे आया है। तो इसके कारण जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है ये पॉलिटिको मिलिट्री डोमेन के अंदर है। तो कार्रवाई जो है यकीनन जो है वो पॉलिटिकली अभी उसको रेटिफाई किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। जनरल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि हमारे से कहीं चूक हुई है क्या? हो सकता है ये जल्दबाजी हो ये सवाल पूछना, लेकिन क्या ये स्थिति नहीं आती अगर हम कुछ और कर रहे होते? आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये स्थिति नहीं आती कि हमको एंगेज इस किस्म से होना पड़ता, क्या ये इससे बचा जा सकता था? देखिए, पहली बात तो ये है, हमें स्टूडियोज में बैठ के इस प्रकार से जो है ना
इसे उधेड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इसका मोराल के ऊपर काफी असर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चीफ था जब ये देपसंग का इंसिडेंट हुआ था, और मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूँ कि देपसंग के अंदर जब मैंने चेक किया नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से, तो मुझे बताया गया कि जो उनका सीनियर कर्नल था वो हमारे ब्रिगेड कमांडर से, उसने जब पहली उसकी फ्लैग मीटिंग हुई, उसने कहा यार ये आप क्यों इसको रेज कर रहे हैं मीडिया के अंदर, हम इसको सुलझा लेंगे लोकल लेवल के ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस होते हैं, जो कि एक हर मिलिट्री ऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन ऑफ ऑपरेशन होते हैं, इनको हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेट किया जाता है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि मीडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वी हैव टू वेट एंड वॉच। हर ऑपरेशन जो होता है उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं, कुछ हमारे ताकतें होती हैं। जो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, उसका एनालिसिस साथ साथ में होता रहता है, लेकिन किस हद तक उसे हमने बयान करना है टीवी के अंदर, आई थिंक वी शुड लीव इट टू द मिलिट्री लीडरशिप। बड़े मुफीद बेहतरीन लीडर्स बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को बोलना चाहिए। और जैसे आपने देखा था पहले बयान आया था एक जनरल साहब जी का, तो उनको बोलने दीजिए, आई थिंक वो बेहतर रहेगा इसके कि बिल्कुल, उसी हम का यहाँ पे इंतजार है कि आखिर पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कहती है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब।